गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब आज के लेक्चर में हम लोग दो नए चीज़ें सीखने वाले थे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, एक हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखने वाले थे और दूसरा हम लोग डेप्रिसिएशन रिलेटेड सम सॉल्विंग करने वाले थे। उसके पहले तुमको कुछ होमवर्क दिया था मैंने, वो होमवर्क फटाफट चेक कर लेते हैं तुम्हारे आंसर्स क्या है क्या नहीं। सबसे पहले तुमको सम नंबर 7 होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा होमवर्क था। 7 का आंसर सब लोग चेक कर लो। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अगर तुमको याद रहेगा, जिस दिन मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया था उसी दिन बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में से बड़ा क्या है? दोनों में से बड़ा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोनों में से हमेशा बड़ा क्या रहेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। बड़ा रहेगा या तो इक्वल रहेगा? इक्वल भी हो सकता है, याद रखना। अब difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money invested for 3 years, time given 3 years, invested for 3 years at 6% per annum, और डिफरेंस कितना बोला है? 110.16 से डिफरेंस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 110.16। ये क्वेश्चन में दिया है। उन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 110.16 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? p ब्रैकेट 1 प्लस i होल रेज टू n माइनस p। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वर्ड पे फोकस करो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, उन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट नहीं बोला है, उन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना मनी क्या कुछ पता नहीं है, और डिफरेंस बोल दिया 110.16 है, तो तुमको p ढूंढना है। ठीक है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? p i t इज इक्वल टू 110.16। p पता नहीं, ठीक है, p पता नहीं, इसको रहने दो वैसे वैसा। 1 प्लस i 6% पता है, n 3 पता है, माइनस p यहाँ पे i 6% दिया हुआ है क्वेश्चन में और t दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू 110.16। अब 1 प्लस 6% आता है 1.06 रेज टू 3 माइनस p माइनस 3 इंटू तुमको 6% करना है जो कि 0.18 आता है, 0.18, और ये p वैसे का वैसा इज इक्वल टू 110.16। 1.06 इंटू पावर में 3 है 2 3, उस हिसाब से 1.191016 p आता है माइनस p माइनस 0.18 p इज इक्वल टू 110.16। अब ये p क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। ठीक है, इसमें से हम लोग 1 माइनस करेंगे और 0.18 माइनस करेंगे। इसमें से पहले 1 माइनस किया तो 0.191016 आता है, और फिर माइनस 0.18 किया तो आंसर आता है 0.011016 p इज इक्वल टू 110.16। फिर से रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और जो चीजें दी रहती है ना क्वेश्चन में वो लिखना रहता है। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप वही रहता है, जो गिवन चीजें है वो लिखो। तो सिंपल इंटरेस्ट तुमको टाइम दिया है वो लिख लिया, तुमको i मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो लिख लिया, फिर तुमको बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है वो लिख लिया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट के नीचे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूला वो लिख लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे अगर p एज इट इज लिखा और बाकी के जो भी गिवन वैल्यूज है वो लिख ली। गिवन चीजें लिखने के बाद जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, इसमें से ये माइनस हो रहा है और ये भी माइनस हो रहा है, तो इसमें से मैंने 1 माइनस किया, फिर उसी में से ये माइनस किया, तो ये आंसर आता है। अब इसके बाद p इज इक्वल टू 110.16 डिवाइडेड बाय 0.011016, इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 10,000 आंसर आता है। फिर भी एक बार कैसे भी तुम लोग खुद कंफर्म कर लो, मेरे जैसे ऑलरेडी ट्राई मत करो, कैसे तो एक बार कंफर्म कर लो।
P इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, ये वाला सम मैंने तुमको करके दिखाया। ठीक है, अब इन केस तुमको अगर 7 वाला सम नहीं आया रहेगा तो तुमको 12th वाला सम भी नहीं आया रहेगा, 12th वाला सम भी तुमको नहीं आया रहेगा। तो या 12th वाला तुमने किया रहेगा, ऐसे टाइप का है। पर 12th वाले में ना यहाँ पे अपने को P ढूंढने का था और 12th वाले में P ऑलरेडी दिया था और वहां पे उन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस ढूंढना था। ठीक है, फिलहाल के लिए ये लिख लो। मैं तो फिर एक काम करता हूँ, मैं तुमको दोनों सम एक साथ सॉल्व करके देता हूँ। 12th वाला भी करके देता हूँ साइड में, फटाक से ध्यान दो। 12th वाला सम में डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम P दे दिया तुमको कितना, 2400। उसके बाद तुमको दिया फॉर 2 इयर्स T इज इक्वल टू 2 इयर्स। उसके बाद तुमको आ दिया है 5% पर एनम। ये सारी चीजें तुमको देती है। अब T और N की बात हो गया, इसमें ज्यादा टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं। अब तुमको उन्होंने पूछा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमको डिफरेंस बताओ क्या आता है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PIT 2400 into I 5% into T 2 years। तो 2400 into 5% into 2 years, फटाफट करो क्या आता है देखो, 240 आंसर आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट 240 आया। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस I होल रेज़ टू n माइनस P। P कितना है 2400 ब्रैकेट में 1 प्लस I कितना है 5% होल रेज़ टू n कितना है n 2 है माइनस P अगेन कितना है 2400। तो 1 प्लस 5% कैंसिल करेंगे तो 1.05 आता है होल रेज़ टू 2 माइनस 2400। 1.05 इनटू इज इक्वल टू करोगे तो 2400 ब्रैकेट में 1.1025 माइनस 2400 इनटू 2400 करोगे तो 2646 माइनस 2400 किया तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 246। 246 ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर और सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आता है बच्चों 240। 246 और 240 ये दोनों आंसर है तुम्हारे। 246 कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 246 माइनस 240 इज इक्वल टू तुम्हारा आंसर आता है 6 रुपीस। फाइनल आंसर तुम्हारा है 6 रुपीस। अब फिर से एक बार जरा ध्यान से देख लो। P प्रिंसिपल 2400, T तुमको दे दिया, I दे दिया है। सिंपल इंटरेस्ट मेथड से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इन दोनों का डिफरेंस ढूंढना है, इन दोनों का डिफरेंस 6 आता है जो कि तुम्हारा ऑप्शन डी है, डी वाला ऑप्शन। इसी के साथ तुम्हारा होमवर्क वाले पार्ट में जो एक्सरसाइज 4B से रिलेटेड था वो पूरा कंप्लीट होता है। अब 4D से रिलेटेड करेंगे। जिन को ये दोनों सम्स नहीं आए फटाफट लिख लो। इसके पहले जिनको ये दोनों सम्स नहीं आए फटाफट लिख लो, फिर आगे का होमवर्क वाला पार्ट सॉल्व करके देता हूं। जल्दी जल्दी लिखो। चलो लिखो फटाफट। चलो हो गया। अगला सम एक्सरसाइज 4D से पहला सम अमाउंट इक्वल्स टू
rupees 5,200, I equals to 5%, T equals to 6 years, तुमको P ढूंढना है। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू n, अमाउंट 5,200 इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस 5% होल रेज टू 6, 5,200 equals to P bracket 1.05 raised to 6, 5200 equals to P bracket 1.05 raised to 6, 1.34009564, इसको डिवाइड करेंगे 5,200 से, 5,200 divided by 1.34009564 equals to P 1.34. आता है तुम्हारा आंसर 3880.32 equals to P। ये तुम्हारा प्रिंसिपल आता है 3880। देख लो तुम्हारे आंसर आए हैं। उसके बाद सेकेंड सम, सेकेंड सम P equals to rupees 1000, N equals to 4 years, R equals to 5%। तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है सब में, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी ढूंढ सकते हैं। वन प्लस 5% रेज़ टू 4 आता है 1000, 1.21550625 minus 1000 minus 1000 into 1000, 1215150625 minus 1000। तुम्हारा इंटरेस्ट आता है 215.50। ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 215.50। तुम्हारा ऑप्शन ए है सेकंड नंबर के सम का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम या इन द टाइम इन व्हिच अ सम ऑफ मनी विल डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज, डबल होगा, डबल कितने साल में होगा तुमको ढूंढना है। अब अमाउंट इक्वल्स टू 2p, ये हमको पता है, इसके पहले हमने ऐसे सॉल्व किया है। अमाउंट इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस i होल रेज टू n, अमाउंट इक्वल्स टू 2p का सिंपल इंटरेस्ट का, अगर तुमको याद रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का ए तुम्हारा एक्सरसाइज ए का फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम 10th नंबर का सम हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। सिर्फ फॉर्मूला तो अलग था, यहाँ पे अलग है 1 प्लस i होल रेज टू n। अभी उन्होंने तुमको क्या बोला है, गिवन चीजें कहते हैं, गिवन चीजें द टाइम इन व्हिच द सम ऑफ मनी विल डबल एट 5% एंड 5% उन्होंने बोल दिया है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड बोला है, ऊपर n आएगा, ठीक है। यहाँ का भी कट हो गया, 2 is equal to 1.05 होल रेज टू n। ये कल के जैसा सिचुएशन हमारे सामने फिर से एक बार आ गया है, जहाँ पे तुम्हारे पास 1.05 रेज टू n है और यहाँ पे 2 है। मैंने कल के लेक्चर में यही पे इसी जगह पे मैंने एक सम सॉल्व किया था और मैंने तुमको बोला था 1 पॉइंट इज इक्वल टू के साइड क्या है देखो, और इज इक्वल टू के साइड जो भी नंबर है उसको कैसे पे टाइप करके इनटू इज इक्वल टू प्रेस करते रहो। कब तक प्रेस करते रहो, जब तक तुमको 2 नहीं आ जाता तब तक प्रेस करते रहना। तो हम लोग वैसा ही करेंगे सेम, हम लोग कैसे पे 1 प्लस 5% 1.05 इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 14 और 15 इन दोनों के रेंज में आता है। 14 पे 1.97 आता है और 15 पे 2.07 आता है।
मतलब 14 और 15 इन दोनों के बीच में है ईयर्स। तो अब ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन जो है वो 14 और 15 के बीच का है। तो सी ऑप्शन के हिसाब से तुम्हारा आंसर क्या आता है 14.2 ईयर्स, मतलब 1.05 रेज टू 14.2 इक्वल्स टू 1.05 रेज टू n, देयरफॉर या फिर 14 इयर्स लिख सकते हो तुम लोग, 14 सिर्फ, देयरफॉर n इक्वल्स टू 14 इयर्स अप्रॉक्स 14 इयर्स, पर 14 से ज्यादा है तो तुम्हारा ऑप्शन तुमको चेक करना है। ऑप्शन को तुमने देखा तो ऑप्शन के हिसाब से n इक्वल्स टू 14.2 इयर्स है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, 14.2 इयर्स जो तुम्हारा आंसर आया है वो मैं एग्जैक्ट ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको लॉग मेथड लगेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स लेके हम लोग n को एग्जैक्ट 14.2 इयर्स का आंसर लेकर आ सकते हैं। 14.19 आंसर आता है लॉग से, 14.19 को राउंड ऑफ करेंगे तो 14.2 ये आंसर एग्जैक्ट आता है। पर एग्जाम में तुमको याद कैसे रखना है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। 1.05 है इधर और इज इक्वल टू क्या 2 है, तो 1.05 इनटू इज इक्वल टू प्रेस करते जाने का, उसके साथ काउंट करते जाने का। पहले इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो काउंट 2 करने का और इज इक्वल टू प्रेस करते जाने का, कब तक, जब तक 2 नहीं आता है। तो हम प्रेस करते गए तो 14 पे 1.97 आया और 15 पे 2 पॉइंट ज्यादा आया, मतलब आंसर 14 और 15 के बीच में है। तो ऑप्शन चेक करने के ऑप्शंस के हिसाब से 14.2 सी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो 14 और 15 के बीच में है। अगला सम 4 नंबर का सम, तुमको क्वेश्चन में अमाउंट दे दिया है 10,000 रुपए, तुमको टाइम दे दिया है 18 इयर्स और आय दे दिया है 4% और तुमको बोला है पी तुमको ढूंढने के लिए क्या बोला है पी। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आई होल रेज टू n, ये t और n एक ही बात हो गया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड बोला है तो अमाउंट 10,000 इक्वल्स टू p पता नहीं 1 प्लस i 4% n 18 है, 10,000 इक्वल्स टू p ब्रैकेट 1.04 होल रेज टू 18, 1 प्लस 4% इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बार किया तो इधर आता है 10,000 इक्वल्स टू p ब्रैकेट 2.0258165, इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से, 10,000 डिवाइड बाय 2.0258165 5165 इक्वल्स टू p। तो डिवाइड अगर किया 10,000 डिवाइडेड बाय तो आता है तुम्हारा आंसर 4936.28 इक्वल्स टू p, 4936.28 इक्वल्स टू तुम्हारा p आता है। फोर्थ का देखोगे तो 9 से ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। फोर्थ का चेक कर लो, सारे आंसर चेक कर लो, जिधर गलत हो गया है तो उधर करेक्ट कर लो, फटाफट चेक कर लो सारे आंसर्स। जल्दी चेक करो और जिधर गलत गया रहेगा उधर करेक्ट कर लो। ये साइड वाला पार्ट कर देता हूँ मैं। The time by which होमवर्क का लास्ट सम कर देता हूँ फटाक से, फिर तुमको टाइम देता हूँ, लिखो तुम्हारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमको 2 मिनट देता हूँ।
द टाइम बाय व्हिच द सम ऑफ मनी विल ट्रिपल, अभी ट्रिपल वाला क्वेश्चन है इटसेल्फ इन एट 8%, मतलब अमाउंट इक्वल्स टू 3p हो गया, ट्रिपल वाला क्वेश्चन तो अमाउंट इक्वल्स टू 3p हो गया, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस i होल रेज टू n, 3p इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस i कितना परसेंट बोला उन्होंने, i तुमको क्वेश्चन में दिया है 8%, 8% के हिसाब से pp कट 3 is equal to 1.08 होल रेज टू n। अगेन फिर से एक बार हम लोग इस सिचुएशन में आए हैं, अब इस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग 1.08 कैसे को टाइप करेंगे इनटू इज इक्वल टू करते जाने का कब तक, जब तक 3 नहीं आता है। पहली बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 2 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 और 15 के बीच में आगे सेम 15 पे 3.17 आया और 14 पे 2.22 भी आया, मतलब एग्जैक्ट 3 नहीं आ रहा है। अगेन ये सेम 14 और 15 के बीच में जो कि अप्रोक्स तुम्हारे बुक में देखो दिया है 14.28 इयर्स, तुम्हारे नोट्स में देखो दिया है, तो अगेन 1.08 रेज टू 14 ये अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेट 1.08 रेज टू n, तो n इक्वल्स टू 14, अप्रोक्स एग्जैक्ट आंसर 14.28 इयर्स। इसको मैं लॉग के मेथड से भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ कि एग्जैक्ट आंसर कैसे है, ठीक है। अभी लॉग से कैसे सॉल्व करके दिखा सकता हूँ ना, मैं एक सम आज के लेक्चर में जो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ तुमको, तो उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है उसी सम को हम लोग यहाँ तक जब आ जाएंगे ना, इसके बाद आगे ना मैं लॉग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, मतलब तुमको जो मेरे को बताना है ना कि लॉग के मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो लॉग के मेथड से कैसे कर सकते हैं मैं तुमको आज के लेक्चर में ही सिखा दूंगा, मतलब तुमको समझ में आ जाएगा। पर एग्जाम में तुमको लॉग बुक लॉग टेबल वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, तो तुमको ऐसा केस में ये टेक्निक याद रखनी है जहाँ पे तुम्हारा कैलसी पे इक्वल टू करते जाने का अप्रोक्स उसके आसपास आंसर तुम्हारा आ जाएगा। लिख लो फटाफट। और इन सम्स को क्रॉस टैली कैसे करते हैं, ये वाला सम और वो वाला सम, क्रॉस टैली कैसे करने का तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग, ये भी मैं तुमको कैसे भी सिखा सकता हूँ। जब हमारा लाइव बैच रहेगा ना, तो मैंने तुमको एक चीज बोला था कल के लेक्चर में कि तुम्हारे बुक्स में नोट डाउन करके रखो, वो वाला पार्ट में तुमको सिखाने वाला लाइव बैच में। तो एक लॉग मैंने तुमको प्रॉमिस किया है, लॉग वाला जो पार्ट था एक मिसिंग, वो हम लाइव बैच में करने वाले हैं। और एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में पावर में 1 कुछ तो भी रहा, तो उसको कैसे सॉल्व करना वो भी सीखोगा। और इधर भी ये भी, जैसे फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से सुनना, हमारा n इज इक्वल टू 14.28 आया, n इज इक्वल टू 14.28 मतलब 1.08 होल रेज टू 14.28 इक्वल्स टू 3 आता है। जरा ध्यान से सुनो, n अगर 14.28 है मतलब n, ये n 14.28 आता है, मतलब 1.08 रेज टू 14.28 करोगा तो 3 आएगा, तो 1.08 रेज टू 14.28 इक्वल्स टू 3, एग्जैक्ट 3 आंसर कैलसी पे लाके दूंगा। तो कैलसी पे कैसे आएगा वो मैं तुमको लाइव लेक्चर में सिखाऊंगा। मतलब इन शॉर्ट पावर्स में ना तुम्हारा पॉइंट में रहेगा, तो उसको कैलसी पे कैसे सॉल्व करते हैं मैं तुमको ये लाइव लेक्चर में सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए सब लिख लो, ठीक है, सारी चीजें लिख लो। और इसको लॉग से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं तुमको आज एक बार एक सम में सिखा दूंगा, ठीक है। होमवर्क वाले सम्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग आज जैसे कि मैंने बोला था डेप्रिसिएशन वाला पार्ट सीखेंगे सबसे पहले, और डेप्रिसिएशन के बाद फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट सीखेंगे।
पहले डेप्रिसिएशन सीखो। ये लिख लो, जिनको नहीं आया ये सब सही बात लिख लो फटाफट, सारे समझ लिख लो। लिख लो। लिख लिया? फटाफट लिखो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सीखना है, डेप्रिसिएशन भी सीखना है, दोनों सीखना है। जल्दी जल्दी लिखो। चलो जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? ठीक है, जिनका लिख के हो गया फॉर्मूला पेज पे हेडिंग दो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिनका हो गया लिख के वो फॉर्मूला पेज पे हेडिंग दो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला पेज ओपन करो फटाफट, हेडिंग दो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर फॉर्मूला लिखाने से पहले मैंने तुमको हर बार कांसेप्ट सिखाया। फॉर्मूला जितने भी लिखा के दिए उसके पहले मैंने तुमको हमेशा कांसेप्ट सिखाया और फिर फॉर्मूला लिखा है। तो अभी आज इसमें भी हम लोग पहले कांसेप्ट सीखेंगे फिर फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है? पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीख लेते हैं, फिर डेप्रिसिएशन वाला पार्ट सीखेंगे। मतलब तुमको डेप्रिसिएशन में ये वाला पार्ट भी सिखा दूंगा, दोनों चीजें कवर हो जाएगी डेप्रिसिएशन में। पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीख लेते हैं, मतलब तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ फिर लास्ट में हमारा एक ही चीज बच जाएगा जो कि है एन्युटी, मतलब ईएमआई। ईएमआई भरते हैं तुम्हारे पेरेंट्स हर महीने, अगर लोन लिया रहेगा तुम्हारे पेरेंट्स ने तो ईएमआई भरते। तो ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे रहता वो, उसके साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स ने एलआईसी में इंश्योरेंस निकाला रहेगा तो हर साल पैसे भरते रहेंगे तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, रिकरिंग डिपॉजिट वाला कांसेप्ट होता है। तो वो सब चीजों से रिलेटेड हमारा अगला डिस्कशन होगा। अब फिलहाल के लिए आज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो ठीक से, पहले एग्जांपल लेकर चलते हैं उससे तुमको समझेगा। फॉर एग्जांपल हमेशा की तरह मेरे पास 1 लाख रुपए है और
वो 1 लाख रुपए मुझे 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करने हैं, टाइम पीरियड 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना है मुझे, 10% के हिसाब से 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं बैंक में गया, बैंक में मैंने बोला, मैंने बैंक वालों को बोला एफडी करना है मुझे। ऑफ कोर्स कोई भी बैंक अभी 10% पे देगी नहीं, 6% पे भी मुश्किल से मिलेगा। तो एक एग्जांपल ही पकड़ के चलो, वैसे भी 1 लाख रुपए है कहाँ मेरे पास, एग्जांपल ये। अब ध्यान से सुनो, टाइम तुमको 1 ईयर का, मतलब टाइम जो पीरियड था 1 ईयर का था। तो बैंक वालों ने बोला कि ठीक है 1 ईयर के लिए हम लोग देने के लिए तैयार है। तो मैंने उनको पूछा कंपाउंडिंग कैसे होगा इंटरेस्ट का, तो उन्होंने बोला कंपाउंडिंग हम क्वार्टरली करते हैं। तो ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा, उस हिसाब से मैंने ना बैंक वाले कैलकुलेट करे उससे पहले कैलकुलेशन चालू कर। तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस i होल रेज़ टू n, क्वार्टरली है तो n into 4 i डिवाइड बाय 4। प्रिंसिपल कितना है 1 लाख प्रिंसिपल है, 1 प्लस i कितना है 10% अपॉन 4 into n 1 ईयर into 4, 1 लाख 1 plus 10 divided by 2, 2.5% raised to 4, 1 lakh ब्रैकेट में 1 plus 2.5% 1.025 raised to 4, 1.025 raised to 4 कैंसिल करो फटाफट, 1.1038 आता है शायद से, देखते हैं एकदम बराबर 1 लाख ब्रैकेट में 1.1038 1 2 या इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर आता है 1,10,381.28। इतना तुमको मैच्योरिटी डेट पे अमाउंट मिलेगा तुमको, मतलब मुझको, ठीक है। 1.05/4 करेंगे तो ये आंसर आता है, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई किया 1,10,381.28। अब ध्यान से समझो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ध्यान से समझो। मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किए आज, फ्यूचर डेट पे, मतलब 1 साल बाद मुझे मिलेगा 1,10,381.28। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नाम में ही लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज होगा, ये दिमाग में फिट कर दो। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब परसेंटेज होता है। क्या परसेंटेज होता है, कौन सा परसेंटेज होता है वो समझते हम लोग, पर परसेंटेज होता है, दिमाग में सिर्फ इतना ही रखो। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर यही सम और बैंक में मैं जाता था एफडी, बैंक वाले बोलते थे कंपाउंडिंग हमारे इधर कुछ होता नहीं, हमारे इधर सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेशन होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड से बेस्ट कैलकुलेशन करें तो 1 लाख पे 10% के हिसाब से 10,000 रुपए मिलेगा तुमको। 10,000 रुपए के ऊपर 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होने की वजह से तुमको यहाँ पे 10,000 इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तुमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10,381.28 रुपीस मिल रहा है, मतलब तुमको इंटरेस्ट कंपाउंडिंग से ज्यादा ही मिल रहा है, कंपाउंडिंग मेथड की वजह से ज्यादा ही मिल रहा है। ये हमको पता है, कुछ नया बोलो, अब नया सुनो, ध्यान से सुनो। 10,381 क्या 1 लाख रुपए का 10% है? जरा ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन ये है कि 10,381 हमको मिला, पर क्या ये 1 लाख का 10% है? क्योंकि 1 लाख का 10% मतलब 10,000 होता है, पर ये अमाउंट जो है वो 10,000 से ज्यादा ही है। मतलब ये जो अमाउंट तुमको रिसीव हुई है ये तुम्हारे 1 लाख के ऊपर का रिटर्न है। मतलब मैंने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी की, मुझे बदले में 10,381 मिले। तो अब मैंने तुमको क्वेश्चन क्या पूछा, क्या मुझे 10% मिला क्या? मेरा रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, 1 लाख इन्वेस्ट किए और रिटर्न में मुझे 10,381 रुपीस मिले, वो 10% नहीं है, 10% से ज्यादा है। 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपए, और ये 10,381 है, मतलब 10% से ज्यादा मुझे रिटर्न्स मिले। रिटर्न में मुझे जो पैसे मिले उसको मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो 10% से ऑफ कोर्स ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि 10% कैलकुलेट किया तो कितना आता है 10,000 ही आता है, और यहाँ पे 10,381 मिले, मतलब 10% से मेरे को रिटर्न्स ज्यादा मिले। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न यही है। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बोलता है कि तुमको तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड के वजह से
कितना ज्यादा इंटरेस्ट का रेट मतलब परसेंटेज मिलता है वो कैलकुलेट करना है। मतलब मैंने जब इन्वेस्ट किया तब मुझे 10,381.28 रिटर्न मिला, ठीक है, इतना पैसा मुझे आया, डिवाइडेड बाय इतना पैसा गया। 1,00,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट था, उसमें मुझे 10,381 आया। अभी हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज निकालते तो तुमको तुम्हारे परसेंटेज कैलकुलेट करने की, तुमको 11th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज मिले, तुम कैसे कैलकुलेट करते हो, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स मिले अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। वैसे 10,000 रिसीव्ड हुआ अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना 1,00,000 का, इसको इनटू 100 करेंगे तो तुम्हारा आंसर आता है 10.38128 10.38128%। मतलब तुमने जब 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तुमने मतलब मैंने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 1,00,000 इन्वेस्ट करने के बाद मुझे उस पे 10.38128% रिटर्न में पैसा मिला। रिटर्न्स परसेंटेज इतने मिले, मुझे 10% नहीं मिला, मतलब 1,00,000 का 10% कैलकुलेट करता तो 10,000 आता था, पर मुझे 10,000 नहीं मिला, मुझे कितना मिला 10.38128% रिटर्न मिला। बच्चों इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अब समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट तुम्हारा हमेशा ज्यादा ही आने वाला है, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या ये ज्यादा अमाउंट जो आया है वो 10% है? नहीं, वो तुमको जो मिला है वो 10% से ज्यादा मिला है। समझ में? तो 10% से ज्यादा मिला तो एग्जैक्ट कितना परसेंटेज मिला, तो तुमको मिला 10.38128% रिटर्न। तो सर अभी एग्जाम में इतना डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं, ध्यान से सुनो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट सिखाते हुए भी बहुत डिटेल में पढ़ाया, कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाते हुए भी बहुत डिटेल में सॉल्व किया, इसको भी बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, पर फॉर्मूला देखिए मैं इसको हमेशा की तरह 4-5 स्टेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसको भी मैं फॉर्मूला के हिसाब से 4-5 स्टेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 + i होल रेज़ टू n -1। तुमको मैंने बहुत दिनों पहले 4-5 लेक्चर्स पहले एक आकाशवाणी करके दी थी, मैंने तुमको बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखा रहा हूँ, आज के बाद जब कभी कोई भी फॉर्मूला मेरे से सुनोगे तुमको हमेशा याद रखना है, जिधर जिधर i है वहां पे डिवाइडेड बाय 2 4 12, जिधर जिधर n है वहां पे इनटू 2 4 12 करना है, सब्जेक्ट टू क्वेश्चन तुमको जैसा पूछा है उस हिसाब से। ये फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का। ये फॉर्मूला किसका है? इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का। पर ये फॉर्मूला है एनुअली का, एनुअली का फॉर्मूला है। तो अब अगर इसको 6 मंथली का करना है तो कैसे करेंगे? i डिवाइडेड बाय 2 n into 2। क्वार्टरली का करना है कैसे करेंगे? i डिवाइडेड बाय 4 n into 4। और मंथली का करना है तो कैसे करेंगे? i डिवाइडेड बाय 12 n into 12। तो इजीली हो जाएगा ना। अब मैं यही सम तुमको इस फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाता हूं। पर ये सम जो हमने सॉल्व किया, ये डिवाइड बाय 4 into 4 मतलब कैसे किया हमने? क्वार्टरली किया। कैसे किया? क्वार्टरली। तो फॉर्मूला में भी क्वार्टरली मेथड अप्लाई होगा। उस हिसाब से 1 + i डिवाइड बाय 4 n into 4 -1। 1 + i कितना दिया तुमको क्वेश्चन में? 10%। जितना दिया उतना लिखो, ज्यादा नहीं लिखने का। n कितना है? 1 ईयर। 1 into 4 -1। 1 + 10% कितना आता है? 10/4 2.5%। होल रेज़ टू 4 -1। 1 + 2.5% कितना आता है? 1.025 रेज़ टू 4 -1। 1.025 रेज़ टू 4 कितना आता है? वो आता है 1.1038128 -1। 1.1038128 -1 करूंगा मैं तो मेरा आंसर आता है 0.1038। 0.1038 मेरा e आया। e क्या आया? 0.1038। e जैसे कि मैंने बोला इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, परसेंटेज में होता है, तो उसको हम लोग इनटू 100 करेंगे। तो 0.1038 को इनटू 100 करेंगे तो तुम्हारा आंसर आता है 10.38%, जो कि मेरे लॉन्ग कट मेथड से एग्जैक्ट मैच करता है। कांसेप्ट समझ में आ गया बच्चों? जहाँ पे i उधर है डिवाइड बाय 4 n into 4 सब्जेक्ट टू क्वेश्चन जैसा पूछा है। फॉर्मूला तुम्हारा यही है। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न तुमने फॉर्मूला पेज पे लिखा, ये फॉर्मूला लिख लो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का। ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का डैश देके लिखना एनुअली।
फिर 6 मंथली, क्वार्टरली, मंथली, ये सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं तुमको तुम्हारे बुक्स में, ठीक है। मैंने भले बोर्ड पे नहीं लिखे पर तुमको तुम्हारे बुक्स में लिखने हैं। मैं बताऊंगा नहीं कैसे लिखना है, क्या लिखना है। मैं मेरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बोल दिया है एनुअली का क्या है, 6 मंथली का क्या है, क्वार्टरली का क्या है, मंथली का। क्वार्टरली का तो तुम्हारे सामने लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला क्वार्टरली का है और इतने यही सम को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया तुमको फॉर्मूला मेथड से कैसे आता है। ये फॉर्मूला मेथड है, ये फॉर्मूला मेथड से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। अब तुम बुक्स में फॉर्मूला पेज पे ये सब चीजें लिख लेना, ये दोनों चीजें लिख लेना और एनुअली का फॉर्मूला, 6 मंथली का फॉर्मूला, क्वार्टरली का फॉर्मूला, मंथली का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये पूरा पार्ट तुम्हारे मेन पेज जो तुम जिधर सम सॉल्व कर रहे हैं ना वहां पे ये पूरा पार्ट यहाँ तक लिखना, डिटेल वाला सॉल्विंग, और फिर ऐसा बड़ा सा और देना और फिर ये वाला पार्ट कंटिन्यू करना यहाँ से, और के बाद फिर यहाँ से पूरा कंटिन्यू करना। मतलब डिटेल मेथड से क्या कैसे सॉल्व किया और फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व किया, ये दोनों चीजें तुम्हारे पास रहेगी। क्योंकि तुम जब कभी बुक में से रिवाइज करोगे, देखोगे तुमने क्या पढ़ा था, तो तुमको हमेशा याद रहना चाहिए कि तुमने 2 मेथड सीखे थे। वो 2 मेथड से डिटेल वाला मेथड तुमको ये समझाएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसा है, उसको समझना कैसे कंसेप्ट्स को, और ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है ये तुमको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए इजीली यूज हो सकता है, उस सबसे शॉर्टकट वाला मेथड। फॉर्मूला पेज पे बच्चों फॉर्मूलाज लिख लो पहले फटाफट, एनुअली, 6 मंथली, क्वार्टरली और मंथली का चारों फॉर्मूला लिख लो। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न तुमने हेडिंग दिया है और सम वाले पेज पे सब लिख लो, फटाफट लिखो, लिखो जल्दी जल्दी। फटाफट लिखो। ये मैंने सॉल्व करके दिखाया, कैसे सॉल्व करते हैं बता दीजिए जल्दी जल्दी से। फॉर्मूला पेज पे मुझे सब चाहिए, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, तुमने एनुअली, 6 मंथली, क्वार्टरली, मंथली कैसे लिखा है वो सब चीजें चाहिए मुझे फॉर्मूला पेज पे। जल्दी लिखो।
चलो जल्दी हो गया। जिनका हो गया लिखे सब कुछ। सम नंबर 3 करोगे तुम लोग पेज नंबर 18 पे से एंड थर्ड और 9th वाला करोगे, ये दोनों समझते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो, टाइम पास मत करते बैठो, फटाफट सॉल्व करना है तुमको। लगा दो थर्ड सम में तुमको करके दिखा देता फटाक से। हाफ ईयरली बोला है क्वेश्चन में, थर्ड सम हाफ ईयरली के हिसाब से e इक्वल्स टू 1 प्लस i होल रेज़ टू n, हाफ ईयरली इनटू 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस i कितना दिया तुमको क्वेश्चन में 3% डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में n कितना दिया है, n कुछ भी नहीं दिया है। effective rate of interest corresponding to normal rate of interest 3% per annum payable half yearly is, मतलब इधर 1 कंसीडर करना है 1 ईयर इनटू 2, तो 1 प्लस माइनस 1 फॉर्मूला के हिसाब से -1 आएगा। 1 प्लस 1.5% होल रेज़ टू 2 माइनस 1, 1 प्लस 1.15% करोगे कैसे पे 1.1015 आता है रेज़ टू 2 माइनस 1, तो आता है 1.030225 माइनस 1 करोगे तो 0.030225 आता है, और इंटू 100 करोगे तो 3.0225% आता है। चेक कर लो जिनको आया नहीं आया कैसे करना है, चेक कर लो फटाफट। 6 मंथ भी बोला था i अपॉन 2 n इंटू 2 होगा -1, n कुछ नहीं दिया है 1 ईयर पे अज्यूम किया कि हमको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना था, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना था। तो जहाँ पे तुम्हारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको पूरे साल का ढूंढना रहता हमेशा, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो मैंने 1 अज्यूम कर लिया। 1 इंटू 2 3% अपॉन 2 1 प्लस 1.5% क्या 1.05 रेज़ टू 2, तो ऑप्शन जो आता है इसमें ऑप्शन आता है सी। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन।
क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो छोटी छोटी चीज़ें कहीं तो भी लिख रही थी, कंसेप्ट बहुत छोटा है, इससे रिलेटेड सम्स भी तुम्हारे पूरे शीट में, मॉड्यूल में, हर जगह पे 4-5 सम, इससे ज़्यादा सम्स नहीं है, तो वो चीज़ों को जनरली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं और वही चीज़ें एग्जाम में पूछते हैं। 9th वाला सम करो फटाफट। 9th वाला मेरे से एक्सपेक्ट मत करना मैं बोर्ड पे करूँगा, 9th वाला मैं बोर्ड पे बिल्कुल भी करने नहीं वाला। 9th वाले का मैं सिर्फ आंसर बोलूँगा तुमको डायरेक्टली। तुमको क्वार्टरली बोला है, क्वार्टरली का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। 9th वाला सम वाला सम करो फटाफट। चलो 9th वाले का आंसर तुम्हारा आना चाहिए ऑप्शन डी, जो कि 7.18 के आसपास। ये आंसर तुम्हारा आना चाहिए 9th वाले सम का, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हम लोग अभी कल के लेक्चर में देखेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन का जब पहला सम होगा तो उससे रिलेटेड लॉग वाला पार्ट भी मैं तुमको बता दूंगा कैसे लॉग थ्रू करते हैं। और आज के लिए फिर इतना ही। आज तुमको होमवर्क नहीं, कुछ नहीं, कल के लेक्चर में होमवर्क दूंगा मैं तुमको। कल का लेक्चर शायद से डेप्रिसिएशन वाले सम्स हमारे हो जाएंगे और हम शायद एन्युटी पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा अगर एन्युटी स्टार्ट हो गया तो। नहीं तो डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सम शायद से हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन और एन्युटी का इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।